जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिटिक्स कितने टाइप की होती है तो बेसिकली कई लोगों का जवाब होगा कि पॉलिटिक्स तो वही होती है कि जो एक देश में वोटर्स और पॉलिटिशियंस के बीच में खेली जाती है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक फॉर्मल लेवल पे बात करें तो पॉलिटिक्स बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और दूसरी होती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अगर हम दोनों के बीच डिफरेंस की बात करें तो एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक अथॉरिटी होती है जो आप पे कंट्रोल करती है और आप उस अथॉरिटी को डिफाई नहीं कर सकते। अगर आप उसको डिफाई करेंगे तो आपको उस चीज की पनिशमेंट भी झेलनी पड़ सकती है। पर वही अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेसिकली वर्क करती है बिना किसी हायरार्की के या बिना किसी अथॉरिटी के। यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रगल ऑफ पावर होता है जहां पर एक नेशन दूसरे नेशन को दबाने में लगा रहता है और अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो एक अथॉरिटी है जो उस देश को कंट्रोल कर रही है, पर इंटरनेशनल लेवल पे क्या एक ऐसी अथॉरिटी है जो सबको कंट्रोल कर रही है? जी हाँ, वही एक अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेजर एम है वर्ल्ड पीस को एस्टेब्लिश करना। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की पूरी कहानी की और क्या यूनाइटेड नेशन एक कंप्लीट फेलियर रहा है वर्ल्ड पीस को एस्टेब्लिश करने में। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें 3 या उससे ज्यादा कंट्रीज मिली होती हैं एक फॉर्मल रेगुलेशन के द्वारा। तो यही अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशन एक पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है जिसका मेजर एम रहा हो वर्ल्ड पीस को एस्टेब्लिश करना। यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक और ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशन। अगर हम लीग ऑफ नेशन की बात करें तो लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जिसको एक तरीके से मेजर आइडिया जो कि प्रमोट किया था एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के द्वारा, जिसका मेजर एम था कि वर्ल्ड पीस को एक लॉन्गर टाइम के लिए एस्टेब्लिश करना। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 में, जिसका एक मेजर एम था कलेक्टिव सिक्योरिटी। पर यह ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ जब जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के आइडिया के प्रोपोनेंट ने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया, जो कि था यूनाइटेड स्टेट्स। और जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यह ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट फेलियर होता है और एक और कैटास्ट्रोफिक वॉर होती है जो कि होती है वर्ल्ड वॉर 2। इसी के बाद हम देखते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है जो कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखे। तो फिर हम देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, जहां पर हम देखते हैं कि 50 स्टेट्स मिलते हैं और मिलके साइन करते हैं यूएन चार्टर को, जिसमें कि हम देखते हैं कि इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर होता है। तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि इंडिया एक कॉलोनी होता है, बट स्टिल इंडिया भी वहां पे एक यूनाइटेड नेशंस का एक फाउंडिंग मेंबर रहता है। और मैं अगर आपको बताऊं कि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर रहा था लीग ऑफ नेशंस का भी, मतलब ये है कि दोनों ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को जब हमने ज्वाइन किया तब हम एक कॉलोनी थे। जब ये यूएन चार्टर साइन होता है तो फिर 4 अक्टूबर 1945 को यूएन ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आता है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस के जो इंपॉर्टेंट एम हैं, उसमें से 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम उनके जो रखे गए हैं, उनमें से जो पहला एम है वो है कि मेंटेन करना वर्ल्ड पीस को और सिक्योरिटी को। सेकेंड इंपॉर्टेंट एम है इंटरनेशनल लॉ को मनवाना पूरे ही जितने भी उनके मेंबर कंट्रीज हैं। तीसरा उनका जो मेजर रोल है वो है कि लोगों का सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे काम करना। और चौथा जो उनका इंपॉर्टेंट मेजर एम है वो है रीअफर्म करना फेथ, ह्यूमन राइट्स और उनके फंडामेंटल राइट्स पर। बेसिकली अगर हम यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर्स में आते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 6 इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर का यूनाइटेड नेशंस के। इसमें से जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 2, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग P5 भी बोलते हैं। उन P5 में मेंबर्स होते हैं रशिया,
यूएस, चाइना, फ्रांस और यूके। और वही हम बात करें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर टेन्योर। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के इस स्ट्रक्चर की, जिसमें हम देखते हैं कि 15 मेंबर्स हैं, तो ये चीज की गई थी 1966 में, और उसके बाद से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं हुआ है। अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर, तो वो एक स्पेशल पावर होल्ड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है आई फॉरबिड, मतलब वो किसी भी रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने से मना करते हैं, और अगर उन्होंने अपनी वीटो पावर को यूज किया तो वो रेजोल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर चाहे वो चूज किया गया हो 14-1 की मेजोरिटी से, अगर वहां पे एक परमानेंट मेंबर ने उसको ज्वाइन करने से या अडॉप्ट करने से मना कर दिया तो वो रेजोल्यूशन वहां पे कोलैप्स कर जाएगा। और इसको एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि इसको ये कहते हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल इस तरीके से वर्क करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि मेजोरिटी की तरह से वर्क करता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मेजोरिटी है, 14:1 भी है, तो वहां पे भी अगर एक परमानेंट मेंबर अपने आप को ज्वाइन करने से मना कर देता है या रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो रेजोल्यूशन वहीं कोलैप्स कर जाता है। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो भी डिसीजन लेता है वो लीगली बाइंडिंग होता है जितने भी नेशंस पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का। और अगर आप उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप पे देखते हैं कि चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं या फिर इकोनॉमिक सैंक्शन। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेजर काम होता है वो ये होता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना, किसी मेंबर को एक्सपेल करना या फिर मिलिट्री एक्शन लेना पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सारे 193 मेंबर्स होते हैं। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं पार्लियामेंट्स ऑफ नेशन, जहां पे हर एक मेंबर का एक वोट होता है और सबके वोट की वैल्यू इक्वल होती है। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात करें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन टेक प्लेस होता है वो होता है मेंबर्स को इलेक्ट करना यूएन चार्टर के ऊपर या फिर यूएन बजट के ऊपर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक मेजर अंतर होता है वो ये होता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का डिसीजन नॉन बाइंडिंग होता है और सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन बाइंडिंग होता है। और ये जो एक नॉन बाइंडिंग डिसीजन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें 193 मेंबर्स होते हैं, तो फिर इसको भी एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरह देखा जाता है जहां पर मेजोरिटी की नहीं सुनी जा रही है। अगर हम बात करें यूएन चार्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, वो है चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, जिनका मेजर एम होता है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना। अगर हम बात करें चैप्टर 6 की, तो इसमें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो मेजोरिटी तरीके से वर्क करता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल तरीके से खत्म करने के लिए। वही अगर हम बात करें चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक तरीके से वर्क करता है या तो पीस कीपर्स को भेज के या फिर सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन पास करके। पर अगर हम बात करें चैप्टर 8 की, तो चैप्टर 8 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें मेजोरिटी तरीके से मिलिट्री एक्शन का भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि जब कोरियन वॉर हुई थी तो वहां पर यूएन ने अपनी मिलिट्री भेजी थी। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूएन चार्टर के। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग प्रोसीजर किस तरह होता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कि हम बात करते हैं P5 5 मेंबर्स और 10 मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर अगर जैसा कि हमने पहली बात की थी कि सबके पास एक ही वोट होता है, पर उस वोट की पावर डिफरेंट होती है P5 मेंबर्स के लिए और अदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए। जहां पर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो अब्सटेन या फिर उसको मना कर सकते हैं, तो फिर उस रेजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर P5 मेंबर ने उसको वीटो कर दिया, मतलब उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो वो रेजोल्यूशन कोलैप्स हो जाता है। पर अगर हम बात करें अब्सटेन मतलब उस रेजोल्यूशन की तरफ कुछ नहीं बोलना, तो उसका मतलब वीटो नहीं होता है। तो अब्सटेन जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर वीटो होता है तो वो रेजोल्यूशन वही कोलैप्स हो जाता है। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के एक असेसमेंट के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन को एक मेजर क्रिटिसिज्म मिलता है कि ये वर्ल्ड पावर्स को सपोर्ट करता है और उन्हीं के डिसीजंस को दूसरों पे बाइंडिंग करवाता है।
जो कि हम लोग समझ सकते हैं P5 के थ्रू, जहां पर हम देखते हैं कि उन मेंबर्स के पास वीटो पावर अवेलेबल होती है। वीटो पावर में हमने देखा था, जैसे कि अपने इस पुराने वीडियो में, कि कैसे रशिया, जो कि पहले यूएसएसआर था, उसने इंडिया की कई बार हेल्प की। और करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यूएस किस तरीके से हेल्प कर रहा है इजराइल की, कितने भी हम देखें रेजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं जहां पर इजराइल को कंडेमेबल ठहराया जा रहा है या फिर सीज फायर की बात की जा रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि यूएस, जो कि एक बहुत ही बड़ा एलाय है इजराइल का, वो सभी रेजोल्यूशंस को वीटो कर देता है। यही हम लोगों ने देखा था कि जब पुलवामा अटैक हुआ, और उससे पहले भी हमने कई देखे थे कि जब इंडिया ट्राई करता है किसी भी टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए, तो उसमें हम देखते थे कि चाइना उस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता था। तो उस वीटो की पावर को बहुत ही ज्यादा अनडेमोक्रेटिक कहा जाता है। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म ही नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के कई सारे अचीवमेंट रहे हैं। जब से यूनाइटेड नेशन बना है तब से वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है, और इसी को यूनाइटेड नेशन एक अपना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मानता है। पर इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से देखें, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए और नहीं हुई है क्योंकि इसका एक बड़ा मेजर फैक्टर रहा है न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस एक ऐसा टर्म है जहां पर अगर हम देखें तो एक बड़े नेशन के पास न्यूक्लियर पावर अवेलेबल है, तो इसीलिए जो दूसरे नेशंस हैं उस पर अटैक करने से डरते हैं, क्योंकि उसका मतलब होगा मास डिस्ट्रक्शन। तो न्यूक्लियर वेपन्स के अपग्रेडेशन से भी एक तरीके से हमने देखा है कि ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय भी हुई है और ह्यूमैनिटी बची भी हुई है। हालांकि एक फैक्टर है जहां पर यूनाइटेड नेशन ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से काम किया है, वो है ह्यूमन राइट्स, जहां पे हमने देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट्स के लिए भी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या फिर क्लाइमेट एक्शन पे वर्क हो, तो उस पे यूनाइटेड नेशंस ने काफी अच्छा काम किया है। पर अब हम यूनाइटेड नेशंस की करंट एरा में बात करें तो यूनाइटेड नेशन को एक बड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा है रशिया, इंडिया और भी कई देशों के द्वारा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन बिल्कुल ही, या फिर हम बात करें इजराइल हमास वॉर की या फिर रशिया यूक्रेन वॉर की, तो इस वॉर को खत्म करवाने में बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल रहा है। इन्हीं P5 मेंबर्स के कारण कई वॉर्स कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, जिसमें से एक प्राइम एग्जांपल है करंट इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर का, जहां पर यूएस कई सारे रेजोल्यूशंस को वीटो कर देता है और वो रेजोल्यूशन वहीं पे कोलैप्स कर जाते हैं। इसीलिए इन P5 को एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इंडिया और यूनाइटेड नेशंस की, तो इंडिया, जो कि एक परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, तब भी इसने यूनाइटेड नेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है। पहली चीज, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशंस का। सेकंड, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट पीस कीपर्स मिशंस में सपोर्ट करने के लिए भी आगे रहा है, और इसने हमेशा से ही दुनिया में एंटी कोलोनियलिज्म, एंटी इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया है। और यूनाइटेड नेशंस में क्लाइमेट चेंज हो या फिर डेवलपमेंट हो, इसमें भी बहुत ही ज्यादा वर्क किया है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था अफ्रीका में, चाहे अपार्थाइड की कंडीशन हो, फिर चाहे वो कोलोनाइजेशन हो, फिर चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी, सभी में इंडिया में डेवलप किया है। बट स्टिल इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट सीट नहीं मिली है। एक ऐसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 1.7 बिलियन है, टोटल 8 बिलियन अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन में, जो कंट्री 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिस कंट्री का डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा है, उस कंट्री को एक परमानेंट सीट नहीं मिली है। इसीलिए इसको सपोर्ट करते हुए G4 का एक ग्रुप भी बना है, जिसका पार्ट है इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ऐसा नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है इंडिया की मेंबरशिप को, पर एक ऐसा कंट्री जो इंडिया की मेंबरशिप को रोके हुए है वो है चाइना। चाइना ने डायरेक्टली तो मना नहीं किया है, पर वो इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट नहीं करता है। और ऐसा एक तरीके से माना जाता है कि यूनाइटेड नेशन एक स्टेटस क्योएस अप्रोच को सपोर्ट करता है, कि मतलब जैसा है उसको वैसा चलने दो। इसमें अगर हम पॉजिटिव देखें तो सही बात है, कोई अपनी पावर को क्यों होना चाहेगा। पर अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो हम देखते हैं कि अफ्रीका, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वह एक भी मेंबर, परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन का। तो फिर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स होना जरूरी है, और ये रिफॉर्म्स होंगे तभी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और जितने भी वॉर्स हैं वो रुक पाएंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।